नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP विषय की स्पेशल प्रश्न सीरीज मैंने चला रखी है। इस स्पेशल सीरीज में अभी तक पूर्व वर्षों में CDP विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस स्पेशल प्रश्न सीरीज में लगभग मैं 5000 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाला हूँ और प्रश्न ऐसे रहेंगे जो अभी तक पूर्व एग्जामों में पूछे हुए थे। तो किसी प्रश्न सीरीज में मैं टाइपिंग करके शो करता हूँ और किसी में डायरेक्टली डाउनलोड करके आप लोगों के बीच में डिस्कस कर देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेशल प्रश्न सीरीज आपके आने वाले समय में MP संविदा शिक्षक वर्ग 3 में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और रीट सीटेड यानी सभी शिक्षक भर्तियों में हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? तो इसमें चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, नम्र मानसिक मंदता की बात होती है, नम्र, गंभीर और सौम्य, ये सब मंदता के एक उदाहरण है, लेकिन विद्वान मंदता का उदाहरण नहीं है। विद्वान अपने आप में ही महान होता है, ठीक है। तो वो मानसिक मंदता नहीं बल्कि मानसिक श्रेष्ठता का उदाहरण है, इसलिए विद्वान मानसिक मंदता का एक स्तर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आंसर को हाइड कर रखा हूँ इसलिए कि अपना सीधा फोकस आंसर की तरफ ही जाएगा, तो वो चीज़ ना हो इसलिए यहाँ पर आंसर को हाइड कर रखा। सेकंड ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? यानी निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? तो वृद्धि की प्रक्रिया में सबसे कम सत्य कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, मैं प्रश्न आंसर को हाइड नहीं कर पाया था, तो ये है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी वृद्धि की प्रक्रिया में सबसे कम सत्य क्या है? इसका केवल सिर्फ आकलन किया जा सकता है। तो ये सबसे कम है, इसका सिर्फ आकलन ही नहीं बल्कि और भी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न था ऐसे ही, समाज, तो ये सही से नहीं था, तो इसलिए इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। जो व्यावसायिक है वो मुख्य रूप से छात्रों को किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वो एक पैसे के चेन में हेल्प करता है, एक पैसे के चेन में हेल्प करता है। ठीक है, जो व्यवसाय है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ प्रश्न है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों यानी जाइगोट से पैदा होते तो उन्हें कहा जाता है। यानी जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों यानी जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइए। तो 2 सेकंड सोच लीजिए। तो वो है फ्रेटर्नल ट्विंस। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। 23 क्रोमोसोम्स का गुणसूत्र का जोड़ा होता है। ठीक है, पुरुष के 23 गुणसूत्र, महिला के 23 गुण, दोनों मिला के संयुक्त गुणसूत्र मिलता है, जिसको जाइगोट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग युग्मों के जाइगोट से पैदा होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो बेहतर है कि वह, तो जब एक टीचर क्लास में विविधता मतलब विविध प्रकार के बालकों को पाता है तो उस कंडीशन में वह किस तरह से अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। तो बताइए। तो इन सभी को एक साथ मिला ले, यानी जो विविधता वाले बच्चे हैं उन सबको एक साथ मिला ले, वो एक ये इस चीज़ में बेहतर कर सकता है। उन सबको एक चीज़ की उनकी आवश्यकताओं को समझ के और उनके जो भी एस्पेक्ट है या उनका जो भी वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करके सबको एक साथ समाहित करके करे तो वो विविधता में बेहतर कर सकता है। तो इन सभी को एक साथ मिला ले, ये ऑप्शन सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति का शिक्षा योजना IEP है, यानी एक व्यक्ति
तो क्या है शिक्षा योजना? तो ये एक अनुबंध है जिसको निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए। एक अनुबंध है जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन करना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे दे भी रखा हूँ मैं, इसको हाइड नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? कौन सा आनुवंशिक विकार केवल सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है? तो वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सेकेंड ऑप्शन राइट होगा 8वें प्रश्न का, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं एक्स वाई पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में, और एक्स एक्स महिला में। ठीक है, एक्स वाइस की प्रधानता में लड़का पैदा होता है और एक्स एक्स की प्रधानता में लड़की होती है। और 23 गुणसूत्र होते हैं पुरुष और महिला में। तो दोनों का संयुक्त कोश मिला के वो जाइगोट्स कहलाता है। लेकिन कभी 40 गुणसूत्र ना होकर इससे कम हो जाते हैं, तो वो कम कितना 45 रह जाता है। तो उस स्थिति को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम अधिकतर महिलाओं में ही पाया जाता है। जब 47 गुणसूत्र हो जाए तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है, वो पुरुष या महिला किसी में भी हो सकता है। तो ठीक है, इस दृष्टि से सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह शिशु के जीवन को जल्द स्थापित करे। तो सामाजिकरण के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए एक शिशु के जीवन के लिए, जिससे वो जल्द से जल्द सामाजिकरण करे? तो उसको दिनचर्या में जल्द से जल्द स्थापित करना चाहिए। सामाजिकरण के लिए समाज के साथ डायरेक्ट रिलेट करने से बढ़ के कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है सामाजिकरण के लिए। तो उसको दिनचर्या में डाले, समाज से मिलने जुलने में, डेली रूटीन में उसको सामाजिक एक्टिविटी दोहराए। तो दिनचर्या यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वॉटसन ने क्लास की कंडीशनिंग 4% प्रानुकूलन के प्रयोग किस जानवर का उपयोग किया था? तो वॉटसन ने क्लास की कंडीशनिंग 4% प्राकृतिक प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? आप सभी लोग जानते होंगे इसका। तो वो खरगोश पे किया था। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने और कुत्ते पे पावलोव ने किया था, आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरह वॉटसन ने किस पे? खरगोश पे किया था। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वो बच्चे होते हैं। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता तो वो बच्चे किस प्रकार के होते हैं वो बताना फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। तो दूसरे के प्रति असहिष्णु होते हैं, वो दूसरों के प्रति उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता, वो दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा में क्या शामिल है, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है वो बताना है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में नियंत्रण होना चाहिए, यानी सभी बच्चों की ध्यान में रख के होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर पढ़ाता जा रहा है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अधिगम प्रक्रिया में थोड़ा नियंत्रण हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम होता है। तो तैराकी और घुड़सवारी का अधिगम किस तरह का होता है? तो मोटर यानी शारीरिक गति से संबंध करता है। ये मोटर स्किल से रिलेट करता है, तो मोटर। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बच्चा हर बार हैरान होता है कि जब उसकी माँ अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस फिजियोटिशियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया कि इस खेल के इतना रोमांचक बनाता है? यानी एक माँ है, अपनी आंखों को ढक लेती है और उन्हें फिर खोल लेती है। तो फिजियोटिशियन संज्ञानात्मक अवधारणा के अकॉर्डिंग बच्चा अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि ये खेल कितना रोमांचक कैसे बन जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये बात है वस्तु स्थायित्व के कारण। ठीक है, ये खेल इतना रोमांचक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
भाषण स्पीच की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी भाषण स्पीच की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। यानी भाषा उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को किसके अकॉर्डिंग कहा गया, ध्वनि विज्ञान। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा स्टेनबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, यानी स्टेनबर्ग के द्वारा इसमें 4 ऑप्शन से एक प्रकार की बुद्धि वर्णित नहीं है। बताइए फ्रेंड्स कौन सी होगी वो, तो पहली ही नहीं है, तार्किक गणितीय तत्व। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति है, तो वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण से पहली अभिव्यक्ति क्या है, बताइए फ्रेंड्स, तो वो है निजी भाषण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या होगी, निजी भाषण की होगी। ठीक है, यानी खुद से ही बातें करना निजी भाषण के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है, दी गए नीचे सामाजिक अभिप्रेरक में जो एक व्यवहार है वो संचालित करता है, तो कौन सा है बताइए फ्रेंड्स, वो है बुद्धि। तो बुद्धि निम्न कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है, तो बुद्धि सामाजिक अभिप्रेरकों को संचालित नहीं करता है। ये एक प्रकार से सामाजिक अभिप्रेरक में काम करता है। ठीक है, उपलब्धि मिल जाएगी आपका समाज का अच्छा आपका और भी उसमें बेहतर कर लेंगे। शक्ति, बिल्कुल शक्ति, आप जान सकते हो पावरफुल लोगों की ज़्यादा वैल्यूएशन रहती है, संबंध, रिश्ते, और लेकिन बुद्धि में से सामाजिक अभिप्रेरक में इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता। बुद्धि अपने आप में बुद्धि है। ठीक है, तो इसका कम अभिप्रेरक के रूप में काम करती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया? ये विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजना और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं। तो किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने संबंधवाद को विकसित किया था और ये विश्वास किया कि संबंध कथित उत्तेजना और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं? तो ये किस वैज्ञानिक ने किया था? 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए फटाक से। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम भी दिए थे। ठीक है, डिटेल्स वीडियो में मैंने इनको अच्छे से बता रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बड़े 5 व्यक्तित्व आयाम से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार है, तो कौन सा है? बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार कौन सा व्यवहार है? कौन सा व्यवहार कहलाता है? तो वह कर्तव्य निष्ठा का व्यवहार कहलाता है, धारा प्रवाह बोलने और बुद्धिमत्ता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, थर्ड प्रश्न सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रहे हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें हस्तांतरित होती है, इन 4 ऑप्शन में एक चीज़ हस्तांतरित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है? तो ये अज्ञानता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती, बाकी की धारणाएं, मूल परंपराएं ये सब होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स आर वन ऑफ फ्रॉम, यानी व्राथ यमब्रश फ्रेटर्नल ट्विन्स से पैदा होते हैं, तो किस चीज़ से पैदा होते हैं ये? तो ये है, ये 2 अंडाणु से 2 ओवो। थर्ड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है? तो वो स्व प्राविकारिकता, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक तकनीक के रूप में विचार मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया में को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यानी एक तकनीक के रूप में विचार मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही मदद मिलती है। तो किस चीज़ से मदद मिलती है? तो वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मक। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण की खेल विधि खालिस्तान की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है। यानी शिक्षण की जो खेल विधि है वो शिक्षा की स्कीम में बहुत ही जोर देती है। वो किस बात पे जोर देती है बताइए फ्रेंड्स? तो वो प्रकृतिवादी पे, नेचुरलिस्ट पे। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण ऐसी एजेंसी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न कैंसिल था क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे वो टेढ़े मेढ़े थे। केवल परिवार सामाजिकरण की एक एजेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए परिवार सामाजिक की एजेंसी है, सामाजिकरण की, लेकिन प्रथम एजेंसी है। लेकिन सिर्फ केवल परिवार की बात आए, केवल स्कूल नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल भी सामाजिकरण की एजेंसी है, लेकिन ये द्वितीयक एजेंसी है। लेकिन सिर्फ केवल स्कूल से ही सामाजिकरण नहीं होता, परिवार से भी सामाजिकरण होता है, स्कूल से भी होता है, सोसाइटी से भी होता है, और केवल सोसाइटी और उपयुक्त सभी। तो ये केवल लगने के कारण ये पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे केवल नहीं लगा रहता, स्कूल, परिवार, सोसाइटी लिखा रहता और उपयुक्त सभी होता, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उपयुक्त सभी राइट आंसर है भी है। और 27 नंबर प्रश्न भी है, हम हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो केवल वातावरण, केवल भावनाओं, केवल सामाजिक आवश्यकता, उपयुक्त सभी, ये केवल लगने के कारण ये प्रश्न भी कैंसिल्ड हो गया। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न, गुणारोपण सिद्धांत एट्रीब्यूशन थ्योरी को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बेर्नार्ड विनर इसका राइट आंसर है, लेकिन इस प्रश्न को भी कैंसिल कर रखा क्योंकि ये जो प्रश्न है वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न की तरफ बात करेंगे। छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है। यानी छात्र की रुचि और उनको इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए आकर्षित सबसे कम प्रभावी तरीका, प्रभावशील तरीका कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स। वो 29 नंबर प्रश्न का आंसर तो व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि छात्रों के इंटरेस्ट क्रिएट करने में इतना कारगर नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। जबकि भूमिका निर्वाह इंपॉर्टेंट रहता है, चर्चा विधि, खेल विधि, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्याख्यान विधि छात्रों की रुचि और ध्यान को आकर्षित करने में इतना प्रभावशील नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डीमोफेसाइजिंग कंठस्थ अधिगम निम्न का एक हिस्सा है। यानी डीमोफेसाइजिंग कंठस्थ रोट लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है? कंठस्थ यानी रटने वाली प्रणाली, तो वो प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील एजुकेशन तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, डीमोफेसाइजिंग कंठस्थ अधिगम निम्न से किसका हिस्सा है? तो प्रगतिशील शिक्षा का। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एनालिसिस किया। और ये प्रश्न सीरीज एमपी टेट का है। तो आपका आने वाले समय में एमपी टेट संविदा शिक्षक वर्ग 3 में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप सभी लोग जानते हैं एमपी टेट का जो पेपर हुआ था वो बहुत ही हार्ड पैटर्न पे हुआ था। यानी सबसे उत्कृष्ट शिक्षक एग्ज़ाम मान सकते हैं। तो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी हमारी तैयारी बिल्कुल मजबूत होगी। तो ठीक है फ्रेंड, साधना शिक्षा पे यहीं से प्रश्न लिए जाएंगे और इनको यहाँ पर एनालिसिस भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। बिल्कुल पसंद आई तो साधना शिक्षा को सब्सक्राइब करो और लाइक करके हमें अपना प्यार प्रदान करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।